गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म संभव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज वनस्पति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन जो है, इसका मैं आपको एक सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूं कि अपन इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या है इसमें। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखें आप, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले तो पुष्पीय पादप होते क्या हैं। पुष्पीय पादप जो होते हैं, इन्हीं पादपों को कहा जाता है आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो अपना जो प्लांटी संघ है उसके अंदर सबसे उच्च वर्ग के पादप होते हैं आवर्तबीजी, और इनमें जो पाया जाता है वो लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन का यहाँ पर मीनिंग है कि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों का निर्माण होने का मतलब है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में वापस से फर्टिलाइजेशन होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहां पर देखें, एक ओवरव्यू के लिए हम इस ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो यहां से देखें, सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसके टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो देखें, यहां से जनरली एक शुरुआत में ओवरव्यू अगर देखा जाए तो सबसे एक इसका एक टिपिकल प्लांट माना गया है, वो माना गया है कैप्सेला को। कैप्सेला को माना गया है, कैप्सेला को माना गया है। और इस कैप्सेला की अगर हम बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर होंगे वही लगभग कैरेक्टर जो होंगे वो सभी आवर्तबीजी पादपों के होते हैं। तो इसी को एक बेस माना गया है। यहां पर अगर आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो सिनोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा जो है, इसको आवर्तबीजी पादपों का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है, जिसे पादप भ्रूणिकी कहते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फादर माना जाता है सी वॉल्फ को। जबकि इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जो है, इसका फादर कहा जाता है पी माहेश्वरी को। प्रोफेसर जो गुहा और माहेश्वरी है, उन्होंने साथ में मिलकर प्लांट टिश्यू कल्चर में भी काम किया है, और उन्होंने वहां पर एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड प्लांट का भी निर्माण किया है, या अगुणित जो पादप होते हैं उनका निर्माण किया था पराग कोष से। पराग कोष का उन्होंने कल्चर करवाया था। इससे आगे अगर हम चलें तो एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर हम देखेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना अगर देखी जाए तो पुष्प की संरचना में दो चक्र होते हैं, जिसमें से एक होता है आपके अनिवार्य चक्र और एक होता है सहायक चक्र। इन दोनों का मीनिंग यहां पर रिप्रोडक्शन से है। अनिवार्य वो होंगे जो जनन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि सहायक वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जनन में सहायक होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण या किसी भी प्रकार के युग्मकोद्भिद का यहां पर निर्माण नहीं होता। सहायक की अगर बात की जाए तो यहां पर दो चीजें आती है, एक आता है दलपुंज और एक आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो है उसको कैलिक्स बोलते हैं, और इसका एक मेंबर जो है उसको बोलते हैं सेपल, यानी बाह्य दल। जबकि दलपुंज जो है इसे कहा जाता है कोरोला, और इसका एक मेंबर जो होता है उसको बोलते हैं पेटल या दल। इसके अलावा अगर अनिवार्य चक्रों की बात की जाए तो अनिवार्य चक्र भी दो है अपने यहां पर। एक तो हो जाता है
पुमंग और एक हो जाता है जायांग। पुमंग और जायांग। पुमंग जो है इसका एक सदस्य जो होता है उसको बोलते हैं स्टेमन, जबकि जायांग का जो एक सदस्य होता है उसे बोला जाता है पिस्टिल या कार्पल। यहां से अगर हम देखें आगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अर्थात पुमंग जो है यहां पर वो यहां पर एक नर जननांग की भांति कार्य करता है और जायांग जो है वो मादा जननांग की भांति कार्य करता है। तो यहां पर नर जननांग और मादा जननांग है जहां पर युग्मकों का निर्माण होगा अलग अलग से। नर वाले भाग में नर युग्मकों का निर्माण होगा और मादा वाले भाग में मादा युग्मकों का निर्माण होगा। उसके बाद में वही निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा हम आगे की तरफ चले थोड़े से, तो यहां से जो एक स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो सबसे पहले नर भाग का रहेगा, उसके बाद में मादा भाग का रहेगा। तो नर भाग में जो चीजें पढ़ेंगे अपन वो क्या क्या पढ़ेंगे, देखें यहां पर नर भाग के अंदर जो चीजें पढ़ी जाएगी उसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले नर भाग में अगर हम बात करें किसकी, पुंकेसर की। पुंकेसर की अगर बात की जाए, स्टेमन या पुंकेसर, इसमें अगर देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से जो है 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो पराग कोश होता है, एंथर। उसके बाद में जो भाग होता है वो होता है पूतंतु या फिलामेंट, और एक इन दोनों को जोड़ने वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं यूजी, कनेक्टिव। कई जगह पर मुख्य 2 भाग ही मिल जाते हैं क्योंकि योजी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है जो इन दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है, ताकि पराग कोष तक जो है वो पूतंतु वाले भाग से आगे तक पराग कोष तक योजी जो है पोषण को पहुंचा सके। इसलिए ये बीच में एक भाग है योजी या कनेक्टिव। यहां से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है इसका कौन, पराग कोष। तो यहां से देखो एक ओवरव्यू तैयार किया जाता है नर भाग का कि सबसे पहले हम चीज पढ़ते हैं पराग कोष की संरचना। पराग कोष की संरचना, पराग कोष की संरचना पढ़ने के बाद में पराग कोष की संरचना पढ़ने के बाद में पराग जो कोष होगा उसकी संरचना में निर्माण किसका होता है, तो वहां पर निर्माण होता है लघु बीजाणु का। तो यहां से हम टॉपिक लेंगे कौन सा, लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जो लघु बीजाणु बनेगा उसी लघु बीजाणु से आगे निर्माण होगा पराग कण का। तो पराग कण जो होता है उसे कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। तो यहां पर आ गया नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा नर युग्मकोद्भिद का क्या पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट जो यहां पर होगा वो 2 तरीके से होगा इसका डेवलपमेंट। एक तो होता है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, परागण से पूर्व परिवर्धन, और एक जो होता है वो होता है आपके पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, परागण के बाद में परिवर्धन। तो 2 चरणों में इसका परिवर्धन होता है। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना हो गई, यानी परागकण की संरचना हो गई। संरचना के बाद में परागकण का विकास हो गया, और परागकण के विकास के साथ साथ या परागकण की संरचना के साथ साथ अगर हम देखें तो संरचना में एक साथ में स्ट्रक्चर और आती है जिसको बोलते हैं पोलन किट। तो यहां पर हम पोलन किट को भी पढ़ेंगे इसी के साथ में। इसके बाद में अगर यहां पर देखा जाए तो देखिए पराग कोष की संरचना एक टॉपिक हो गया, लघु बीजाणु जनन एक टॉपिक हो गया, नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा उसका विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। विकास के बाद में अपन यहां पर नर युग्मक जनन यानी नर युग्मक के निर्माण की बात करते हैं, और नर युग्मक का जो निर्माण हो जाता है वो इन्हीं में प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट जो होते हैं इसी के दौरान नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जहां पर 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो कुछ कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई प्लांट दिया गया है, उस प्लांट के अंदर आपको इतने लघु बीजाणु दिए गए हैं, उन लघु बीजाणुओं से कितने
नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो यहां से अगर देखें तो एक लघु बीजाणु जो है वो एक नर युग्मकोद्भिद यानी एक पराग कण में परिवर्तित होता है और उसी पराग कण के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर 10 लघु बीजाणु हैं तो 10 लघु बीजाणुओं से नर युग्मकों की संख्या तो वहां पर वो हो जाएगी 20, क्योंकि प्रत्येक जो नर युग्मकोद्भिद या लघु बीजाणु के बाद में जो परागकण बनेगा उसका जो डेवलपमेंट होगा, विकास जो होगा, उस विकास के बाद में यहां पर हमें 2 नर युग्मक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर एक ओवरव्यू की बात करें अपन तो नर भाग हो गया, नर भाग के बाद में यहां पर मादा भाग आ जाता है। मादा भाग जो आता है उसमें अगर बात की जाए तो हमने बात की थी कार्पल की, अंडक या स्त्री केसर। इसको भी अगर देखा जाए तो यहां पर इस तरीके से इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर, जिसमें इसके 3 भाग होते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो आधार ये जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है ओवेरी या अंडाशय, ओवेरी या अंडाशय कहा जाता है। जबकि इसका सबसे ऊपरी भाग जो ग्राही भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक नलिकाकार संरचना होती है जो बीच का भाग है इनका, वो कहलाता है वर्तिका या स्टाइल, वर्तिका या स्टाइल। ये संरचनाएं हैं। जैसे कि हमने एक पराग कण के अंदर पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका पराग कोश होता है, और पराग कोश इसलिए होता है क्योंकि इसी पराग कोश के अंदर पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है अपने ओवरी। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो ओवरी होते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल या बीजांड, जो आगे जाकर बीज का निर्माण करते हैं, जो आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कहें कि एक अंडाशय के अंदर जितने बीजांड है उतने ही एक फल के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे, क्योंकि अंडाशय जो है वो निर्माण करता है फल भीतियों का, यानी मैं कहूं कि ये निर्माण करता है फल का, जबकि ओव्यूल जो होते हैं जो अंडाशय के अंदर है वो आगे निर्माण करते हैं बीज का। अर्थात एक अंडाशय में जितने ओव्यूल होंगे उतने ही एक फल के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे। तो ये सिस्टम चलता है इसका। इसमें भी यहां पर एक ओवरव्यू की बात करेंगे अपन, जिस तरीके से यहां पर इस तरीके से ये जो चीजें हमने लिखी है इसी तरीके से यहां पर इसी को भी कुछ टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे, देखें सबसे पहले मादा वाले भाग के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक बीजांड जो होता है उसकी संरचना, बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना के बाद में जो हम भाग लेंगे इसका, क्योंकि जैसे ही कंप्लीट बीजांड बन जाएगा तब बीजांड के अंदर निर्माण होगा गुरु बीजाणु का। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन इसका मतलब यह हो गया कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक गुरु बीजाणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यही गुरु बीजाणु जो है, यही गुरु बीजाणु जो होता है, जो कार्यात्मक गुरु बीजाणु होता है, ये आगे जाकर बदलता है भ्रूण कोश में। यानी अगला अपना टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना। इसी भ्रूण कोश को, यही जो भ्रूण कोश है इसी को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। अब यहां पर हम यह भी कह सकते हैं भ्रूण कोश की संरचना, या हम यह भी कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, क्योंकि इसी मादा युग्मकोद्भिद के अंदर या इसी भ्रूण कोश के अंदर आगे जाकर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था आती है, जिनमें से एक कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका होती है, जो कि मादा युग्मक होती है। अर्थात मादा युग्मक जो है वो स्थित कहां पर है, भ्रूण कोश में है, इसीलिए इस भ्रूण कोश को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं भ्रूण कोश की संरचना, या हम ये भी कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। तो अब देखें यहां पर आगे मादा युग्मकोद्भिद की एक तो संरचना होगी, और संरचना के बाद में एक हो जाएगा मादा युग्मकोद्भिद का क्या, विकास या इसका डेवलपमेंट। विकास या डेवलपमेंट का मतलब यह है कि यहां पर शुरुआत में जो भ्रूणकोश रहता है जो कि गुरु बीजाणु से बना है, तो एक गुरु बीजाणु की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, लेकिन जब ये आकार में बड़ा होकर कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है तो इसे कहा जाता है भ्रूण
कोश। अब इस भ्रूण कोश के अंदर की अगर हम बात करें तो यहां पर 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होगी, 7 कोशी की संरचना आएगी और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आएगी, यानी 8 केंद्रक होंगे, ये संरचना आएगी। जब ऐसी संरचना बन जाएगी तब उसे हम कह सकते हैं एक परिपक्व भ्रूण कोश, यानी अर्थात इसमें इस तरीके की संरचना बन जाएगी। ये ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ये 3 कोशिकाएं बन जाती है, बीच में ये एक बड़ी सी कोशिका है सेंट्रल सेल, और नीचे की तरफ यहां पर 3 कोशिकाएं, तो 3 3 6 और एक 7 कोशिकाएं हो गई, और 7 कोशिकाओं में 8 न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं जो आगे जाकर एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। विकास के बाद में मतलब यहां पर अपने को एक अंड कोशिका प्राप्त हो गई। उसी तरीके से नर वाले भाग के अंदर भी जब हमने नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा था तो वहां पर 2 नर युग्मकों का क्या हुआ था, निर्माण हो गया। तो वहां पर भी युग्मक जनन हो गया और यहां पर भी युग्मक जनन हो गया। युग्मकों का निर्माण होने के बाद में होती है क्रिया कौन सी, एक तरीके से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन परागण जो है उसमें भी जरूरी होता है, क्योंकि पादप जो है उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प जब अलग है तो एक नर पुष्प से परागकण जो है वो आकर मादा पुष्प पर गिरते हैं, तो वो क्रिया जो होती है परागण होती है। परागण के पश्चात जो होता है वो आ जाता है आपके क्या, फर्टिलाइजेशन आ जाता है, निषेचन आ जाता है। निषेचन से एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें टॉपिक कितने हो गए, पहले नर वाले भाग के हो गए, यानी पूरे के पूरे जो पुंकेसर वाला भाग था उसके टॉपिक हो गए। उसके बाद में मादा भाग को पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले बीजांड की संरचना पढ़ी, गुरु बीजाणु जनन पढ़ा। गुरु बीजाणु जनन के बाद में भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ी। उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे। विकास पढ़ने के बाद में परागण पढ़ेंगे। परागण के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है, अर्थात हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, भ्रूणोद्भवन बोलते हैं इसको, यानी एक युग्मनज से भ्रूण निर्माण की क्रिया जो होती है उसको भ्रूणोद्भवन कहा जाता है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में अगर देखा जाए कि भ्रूण बन गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण के निर्माण के साथ साथ एक यहां पर बीच में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है। तो एक टॉपिक यहां पर यह भी रह जाता है, भ्रूणपोष जो है उसकी संरचना, जो 3 प्रकार के अलग अलग भ्रूणपोष होते हैं उनको यहां पर पढ़ा जाएगा, केंद्रकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल टाइप का। ये 3 प्रकार के जो है भ्रूणपोष यहां पर पढ़े जाते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, यानी एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, और एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद में उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो जो है वो रहेगा कहां पर, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो चल रही है ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल खुद कहां पर है, तो ओव्यूल खुद है अंडाशय के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, जो ओव्यूल होगा वो बीज बनाएगा और अंडाशय जो होगा वो फल बना देगा। फल के अंदर बीज है। अब आप उस फल का यूज करके उसमें से बीज निकाल के उनको खेत में बो सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू रहेगा। अब इसमें सबसे पहले अपन चलते हैं नर भाग की ओर। देखिए यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अगर देखा जाए ये पुंकेसर है, यहां पर थोड़े छोटे दिखाए गए हैं, आगे एक बड़ा आ जाएगा। ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पुष्प जो है उसके 2 चक्र होते हैं, एक अनिवार्य चक्र होता है और एक सहायक चक्र होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये सेपल है, ये सेपल है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है बाह्य दल, यानी बाह्य दलपुंज जो पढ़ा था अपन ने सहायक चक्रों के अंदर, उसका एक मेंबर जो होता है वो सेपल कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इसके बाद में जो ये पार्ट है, जो रंगीन भाग है इसके, इन्हें कहा जाता है दलपुंज। चारों को साथ में मिलाकर या जितने भी है उनके ग्रुप को दलपुंज कहा जाता है या कोरोला कहा जाता है। जबकि इसका एक सदस्य जो है वो क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। कई बार कुछ ऐसे भी पादप है जिनके अंदर बाह्य दल और दल दोनों के अंदर विभेदन नहीं किया जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर यहां पर क्या होते हैं, परिदल होते हैं, पेरियंत होते हैं। ये भी देखने में हरे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। इसके अलावा हम बात करें अनिवार्य भागों की, तो अनिवार्य भाग आ गए ये। एक तो ये वाला भाग हो गया जो कि पुंकेसर है या पुमंग है, इसका एक सदस्य पुंकेसर होता है। और एक भाग हो गया ये वाला जो जायांग है और इसका एक सदस्य जो होता है वो अंडप या स्त्री केसर या उसको कार्पल कहा जाता है। तो हम इन्हीं संरचनाओं की बात कर रहे थे। अभी मैंने इसी की बात की थी कि ये सबसे ऊपर का भाग इसका परागकोश हो गया और ये लंबा जो तंतुनुमा भाग है ये पुतंतु हो गया। दोनों को जोड़ने वाली संरचना जो है वो योजी होगी। इसके अलावा देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा हम सबसे पहले परागकोश को ही पढ़ेंगे। तो परागकोश की संरचना पढ़ते हैं। तो परागकोश की संरचना में अगर देखा जाए तो शुरुआत में कुछ ऐसी संरचना है और
इसमें देखें यहां पर परागकोश की जब अनुप्रस्थ काटी जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ एक कोशिकीय मोटा आवरण दिखाई देता है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और जनरली एपिडर्मिस अगर कहीं पर भी उपस्थित होती है तो उसका फंक्शन होता है सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करना या उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसके बाद में अंदर की तरफ चलते हैं तो एक लेयर आती है, कौन सी? एंडोथीशियम की आती है। एंडोथीशियम स्तर जो होता है यह भी एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक सिंगल लेयर होती है कोशिकाओं की। इस एंडोथीशियम की एक खासियत है, देखो इनके कार्यों को भी साथ में बात कर रहे हैं अपन। जैसे मैंने कहा एपिडर्मिस जो है एक कोशिकीय मोटा स्तर है और इसका कार्य होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन या सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करना। इसके अलावा एंडोथीशियम जो है ये इसकी सेकेंड लेयर है। अंदर की तरफ जब चलते हैं इसकी एक खासियत होती है कि एंडोथीशियम जो है इसकी देखो ये एक सेल, अगर मैं यहां पर इस सेल को मैं लेकर बाहर बताऊं आपको तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दी गई है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखी है इसकी। इस स्ट्रक्चर में देखें सबसे पहले इस एंडोथीशियल सेल की अगर हम बात करेंगे, कोशिका की बात करेंगे, तो इसमें ये वाली जो भित्ति हो गई इसकी, ये हो गई इसकी बाह्य भित्ति, ये हो जाती है बाह्य भित्ति, यानी ये वाली जो भित्ति है इसकी ये बाह्य भित्ति है जो कि पतली होती है। इसके बाद में अगर बात करें हम इस भित्ति की तो इसको कहा जाता है, इसकी कौन सी भित्ति हो गई? आंतरिक भित्ति हो गई। कौन सी भित्ति हो गई? आंतरिक भित्ति हो गई। आंतरिक भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। मोटी होने का कारण होता है क्योंकि यहां पर अल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है। इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखाया गया है लेकिन यहां पर इस तरीके से अल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है। एक तरीके से मैं कहूं कि अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये आंतरिक भित्ति जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ये यहां पर क्या है? अल्फा सेलुलोज है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये वाली जो भित्तियां हैं, ये भित्तियां जो यहां पर भी दिखाई गई है, ये वाली जो भित्तियां हैं, इन भित्तियों को कहा जाता है अरीय भित्तियां। इन भित्तियों को कहा जाता है अरीय भित्तियां या रेडियल वॉल। अरीय भित्ति जो होती है यहां पर भी एक पदार्थ का जमाव होता है, वो होता है केलोज। केलोज के बेंड पाए जाते हैं अरीय भित्तियों में। यही इसकी खासियत है क्योंकि एंडोथीशियम जो है इसका कार्य होता है परागकोश का स्फुटन करवाना। परागकोश के अंदर, जिसके अंदर हमने पराग कणों के निर्माण को पढ़ा था कि अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, तो वो पराग कण बाहर कैसे आएंगे? देखो सबसे अंदर की तरफ पराग कण है। अगर देखा जाए यहां से हम अगर अंदर की तरफ चले ऐसे, तो सबसे अंदर की तरफ ये यहां पर लघु बीजाणु रहते हैं, ये इस प्रकार से, जो बाद में आगे जाकर पराग कणों के अंदर बदल जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये पराग कण बना दिया, ये पराग कण है। अब ये पराग कण बाहर कैसे आएगा? तो देखो सबसे पहले इन भित्तियों का टूटना जरूरी है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ भित्ति है कौन सी? एंडोथीशियम है। तो एंडोथीशियम टूटेगी कैसे? क्योंकि एंडोथीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोज का स्थूलन पाया जाता है। और अल्फा सेलुलोज जो है वो एक, यूं कहें कि आर्द्रता ग्राही स्तर है। आर्द्रता ग्राही स्तर, आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब यह है कि जैसे हमारे घरों के अंदर लकड़ी के दरवाजे होते हैं, लकड़ी की खिड़कियां होती है, उनके अंदर सेलुलोज कंटेंट होता है ज्यादा। सेलुलोज कंटेंट होने की वजह से ही वहां पर क्या होता है कि जब बारिश के दिनों की हम बात करें तो वो उस बारिश में, यानी बाहर जो वाष्प है, पानी की बूंदें हैं, उनको ग्रहण करके क्या हो जाती है? फूल जाती है। वही सिस्टम यहां पर होगा। अल्फा सेलुलोज के कारण ये स्तर जो होता है ये क्या होता है कि बाहरी वातावरण में जैसे ही नमी होती है उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में जैसे ही शुष्क मौसम आया तो शुष्क मौसम में इसकी भित्तियां सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से इसकी भित्तियां जो है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने की वजह से ये पूरा का पूरा स्तर जो है, ये वाला सभी के अंदर होता है ऐसा, तो ये पूरा का पूरा स्तर ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। फिर अंदर की तरफ चलते हैं, आगे आता है मिडल लेयर या मध्य स्तर। इसके 2 to 3 लेयर होती है, 2 से 3 इसके स्तर होते हैं। और ये स्तर जो है इनका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। भोजन का संग्रहण करना इसका कार्य होता है। उसके बाद में हम अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे अंदर वाला स्तर आता है टेपिटम। सबसे अंदर वाला स्तर आता है टेपिटम। और टेपिटम का कार्य होता है कि अंदर की तरफ जो बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, एमएमसी जो है, उनको पोषण प्रदान करना, ताकि वो आगे जाकर लघु बीजाणुओं का निर्माण कर सके और लघु बीजाणुओं के बाद में पराग कणों का वहां पर निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये टेपिटम हो गई। इस टेपिटम का कार्य होता है पोषण प्रदान करना। अब बात एक ये आती है कि जब पराग कोष टूटता है तो सबसे पहले नष्ट कौन सी भित्ति होती है? तो सबसे पहले नष्ट होती है कौन सी? मिडल लेयर। मध्य स्तर के 2 से 3 स्तर रहेंगे, ये नष्ट कैसे होंगे? क्योंकि
यहां पर मैंने इसका कार्य बताया है पोषण या भोजन का संग्रहण करना। ये अपना सारा का सारा भोजन जो है वो किसको स्थानांतरित कर देती है, टेपिटम को स्थानांतरित कर देती है। और टेपिटम को स्थानांतरित करने के बाद में ये स्तर जो है बीच वाला, ये स्तर जो है 2 से 3 लेयर जो होती है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में नंबर 2 पर टेपिटम ने क्या किया, अपना जितना भी पोषण इससे लिया था ये सारा का सारा पोषण जो है वो किसको दे दिया जाता है, एमएमसी को दे दिया जाता है, या आप यूं लिख दें कि लघु बीजाणुओं को दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनको ये पोषण दे दिया। ये पोषण देने के बाद में ये भी नष्ट हो जाती है। यानी ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो अगर हम इसकी एक डायग्राम के रूप में मैं आपको बताऊं यहां पर, तो यहां से देखें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर थी ये इस तरीके से, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर थी यहां से अगर हम बात करें तो ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद में ये वाला जो स्तर आ गया यहां पर, ये एंडोथीशियम का स्तर है। और एंडोथीशियम के स्तर के बाद में अगर देखा जाए यहां पर ये अंदर की तरफ अल्फा सेलुलोज का स्थूलन है और यहां पर केलोज के बैंड है। अंदर की तरफ जब हम चलेंगे तो यहां पर 2 से 3 स्तर आ गए किसके, मिडल लेयर के, जो मैंने 2 ही बनाए हैं। ये यहां पर 2 से 3 स्तर हो गए इसके। और फिर अंदर की तरफ चलते हैं तो यहां पर स्तर आ जाता है कौन सा, टेपिटम का। ये वाला टेपिटम का स्तर है। तो पोषण देने के बाद में देखें, अब एक बार चला गया क्या, ये सबसे अंदर की तरफ तो सबसे पहले स्तर जो नष्ट होता है वो होता है आपके मिडल लेयर या मध्य स्तर। क्यों होता है, क्योंकि इसने अपना सारा का सारा पोषण जो दे दिया वो किसको दे दिया, टेपिटम को दे दिया। और टेपिटम को देने के बाद में नष्ट हो गई। इससे ऊपर वाला जो स्तर है वो है एंडोथीशियम। तो सबसे पहले नष्ट हुआ नंबर 1 पर ये। नंबर 2 पर टेपिटम ने अपना पोषण आगे दे दिया बीजाणु धानी के अंदर, जो बीजाणु थे उनको पोषण दे दिया। दूसरे नंबर पर नष्ट होती है कौन, टेपिटम। फिर अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ सिर्फ ये चीज बचेगी। यहां से बाहर से देखा जाए तो ये लेयर रहेगी एंडोथीशियम की, और अंदर की तरफ ये निर्माण हो रखा है पराग कणों का। ये इस तरीके से परागकण बन रखे हैं अंदर की तरफ। अब इन परागकणों को बाहर आना है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया नमी का मौसम आता है, बाहर से जो वाष्प के रूप में जल होता है उसको ये भीतियां ग्रहण करती है, फूल जाती है। और फूलने के बाद में जैसे ही शुष्क मौसम आया, शुष्क मौसम में वापिस से ये जल को त्यागती है। वापिस से जब जल को त्यागती है तो इनकी भीतियों में एक सिकुड़न होती है, एक तनाव होता है, जिसकी वजह से ये रैप्चर हो जाती है। जो स्टोमियम रीजन होता है वहां से सारे के सारे पोलन ग्रेन जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। स्टोमियम रीजन की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, इसमें नहीं है क्या अपने डायग्राम, यहां से देखें, इसको स्टार्ट कर देना एक बार। ये देखें यहां स्टोमियम रीजन होता है, इस जगह पर ये स्टोमियम रीजन है। और अंदर की तरफ लास्ट में जो बस्ती है वो एक यहां पर एंडोथीशियम बस्ती है। और जैसे ही इस एंडोथीशियम रैप्चर हो जाती है, किसकी वजह से, ये अल्फा सेलुलोज है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, इसलिए ये जल को ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद में सिकुड़ने के कारण भीतियां टूट जाती है। टूटने के बाद में यहां जो अंदर की तरफ परागकण थे वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। अभी आपको यहां पर देखो 4 चेंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन जब एक पराग कोष पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है या जब वो स्फुटित होने वाला होता है
तब यहां पर सिर्फ कितने चेंबर दिखाई देते हैं, 2 ही चेंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो भित्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है। इधर वाले परागकण और इधर वाले परागकण ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इधर वाले परागकण और इधर वाले परागकण यहां पर ये मिक्स हो जाते हैं, तो सिर्फ 2 ही चेंबर दिखाई देते हैं। ये वाले हिस्से यहां से फटते हैं जिनको स्टोमियम कहा जाता है, और यहां से परागकण बाहर आ जाते हैं। परागकण जो बाहर आते हैं वो अगर हम कहें तो लगभग 60% पादप ऐसे हैं, आवर्तबीजी पादप, जिनके अंदर परागकण जो होता है वो 2 कोशी की अवस्था में बाहर आता है। और अगर हम बात करें बाकी के पादपों की, तो बाकी के पादपों में जो है वो 3 कोशी की अवस्था में बाहर आता है। तो ये कुछ शुरुआत में परागकोश की संरचना हुई, और परागकोश की संरचना के साथ साथ यहां पर अंदर की तरफ हम आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। ठीक है, बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।